डियर स्टूडेंट्स, आरके विज्ञान पीजी कॉलेज महाविद्यालय में ऑनलाइन क्लासेज में मैं गिरिराज सिंघाटिया आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज जो अपना टॉपिक है वो है क्रेब्स साइकिल। जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन श्वसन की क्रिया या श्वसन जिसे कहते हैं, श्वसन में हमने ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ग्लूकोज का विखंडन पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्रेब्स साइकिल है। देखिए, क्रेब्स साइकिल जिसकी खोज H.A. क्रेब्स ने की, यह साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। यह चक्र जो होता है वो पायरिक एसिड से स्टार्ट होता है और ऑक्सैलो एसिडिफिकेशन तक कंप्लीट होता है। ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम उत्पाद था वो था पायरिक एसिड, 2-पायरिक एसिड। 2-पायरिक एसिड ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट प्रोडक्ट है। तो क्रेब्स साइकिल पायरिक एसिड से स्टार्ट होता है, यानी कि एक मॉलिक्यूल जो होता है, एक पायरिक एसिड जो होता है उससे स्टार्ट होता है। देखिए, पायरिक एसिड जो होता है वो एसिटिल कोएंजाइम में बदलता है, एसिटाइल कोएंजाइम। इसके लिए CO2 की एंट्री होती है, CO2 अंदर आता है और यहाँ पर NADH2 में चेंज होता है। एंजाइम के रूप में पायरिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आता है, यानी कि पायरिक अम्ल जो होता है वो एसिटाइल कोएंजाइम में बदलता है। तो यहाँ पर CO2 की एंट्री होती है, CO2 का प्रवेश होता है और NADH2 में बदलता है। इसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करना है ऑक्सैलो एसिडिफिकेशन। ये 4 कार्बन युक्त होता है। ऑक्सैलो एसिडिफिकेशन जो होता है वो सिट्रिक एसिड में बदलता है और एसिटाइल कोएंजाइम अंदर आता है। तो यहाँ ऑक्सैलो एसिडिफिकेशन जो होता है 4 कार्बन युक्त है और एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो 2 कार्बन युक्त है। तो सिट्रिक एसिड जो होता है वो 6 कार्बन युक्त बनता है। यानी कि पहला प्रोडक्ट जो होता है, क्रेब्स साइकिल का पहला प्रोडक्ट जो होता है वो सिट्रिक एसिड होता है। इसलिए इसको सिट्रिक एसिड चक्र के नाम से भी जानते हैं। दूसरा इसका नाम क्रेब्स साइकिल है और तीसरा है इसका TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र के नाम से भी इसे जानते हैं। सिट्रिक अम्ल जो होता है वो एकोनिटेज एंजाइम की प्रस्तुति में 6-एकोनिटिक एसिड में बदलता है। ये भी 6 कार्बन युक्त होता है, क्योंकि सिट्रिक एसिड यहाँ कितने कार्बन युक्त है, 6 कार्बन। तो यहाँ पर 6-एकोनिटिक एसिड चेंज हो रहा है, तो वो कितने कार्बन युक्त है, 6 कार्बन। देखिए आगे, एकोनिटेज एंजाइम जो होता है आइसोसिट्रिक एसिड में बदलता है। आइसोसिट्रिक भी आपको ध्यान रखना है, 6 कार्बन युक्त है। आइसोसिट्रिक एसिड जो होता है वो आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड में बदलता है। ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड 6 कार्बन युक्त है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आइसोसिट्रिक एसिड जो होता है वो NAD से NADH में, यहाँ NAD जो होता है वो NADH में बदलता है और आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज यहाँ एंजाइम आ रहा है और ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड बन रहा है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होता है, ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड जो होता है वो 6 कार्बन होते हैं। यहाँ पर एक CO2 आपको निकालनी है, तो यहाँ क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम में आ रहा है।
HCO2 बाहर निकल रही है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम में आएगा। ऑक्सैलोसैक्सिलिक एसिड जो होता है वो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में बदलता है। यहाँ HCO2 निकल गई थी, यानी कि 6 कार्बन थे, HCO2 निकल गई, 5 कार्बन युक्त रह गया। यानी कि क्रेट साइकिल में अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जो होता है वो 5 कार्बन युक्त होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रेट साइकिल में 5 कार्बन युक्त प्रोडक्ट का नाम बताइए, तो 5 कार्बन युक्त होता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, 5 कार्बन युक्त है। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जो होता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में इसमें चेंज हो रहा है सक्सिनिल कोएंजाइम में, सक्सिनाइल कोएंजाइम में बदल रहा है। सक्सिनाइल कोएंजाइम आपको ध्यान रखना है 4 कार्बन युक्त है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखो NAD चेंज किसमें हो रहा है, NADH2 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जो है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम में बदल रहा है। एंजाइम आपको ध्यान रखना है अल्फा कीटोग्लूटेरिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये आपको ध्यान रखना है। सक्सिनाइल कोएंजाइम जो होता है सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्सिनिक अम्ल में चेंज होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सक्सिनाइल कोएंजाइम जो होता है सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें चेंज हो रहा है, सक्सिनिक एसिड में, सक्सिनिक अम्ल में। यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, GDP गुआनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस IV इनऑर्गेनिक फास्फेट द चेन बाय GTP गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सक्सिनिक एसिड जो होता है फ्यूमेरिक एसिड में बदलता है। फ्यूमेरिक एसिड जो होता है ध्यान रखना, सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में बदल रहा है, तो यहाँ एंजाइम कौन सा आएगा, सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर क्या हो रहा है, FAD का FADH2 में बदलना हो रहा है, यानी कि FADH2 में चेंज हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर आपको ध्यान रखना है फ्यूमेरिक एसिड जो होता है वो मेरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है और फ्यूमेरेज एंजाइम काम में आ रहा है। ध्यान रखना, फ्यूमेरिक एसिड फ्यूमेरेज एंजाइम चेंज बाय मेरिक एसिड। मेरिक एसिड जो होता है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में बदलता है, एंजाइम मेरिक डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। यहाँ पर NADH2 में चेंज। इस प्रकार ये साइकिल ऊपर से पायरिक एसिड बनता जाता है और क्रेट साइकिल चलता जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्रेट साइकिल होता है, क्रेट साइकिल इस प्रकार संपादित होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब हमारे को ये देखना है कि यहाँ पर ATP, द फॉर्मेशन ऑफ ATP कितनी बनती है, कहाँ बनती है, वो सारी चीजें देखनी है। देखो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो शोषण होता है उसमें जो ATP बनती है वो 38 ATP बनती है, यानी कि एक ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 38 ATP का निर्माण होता है। तो 10 ATP का निर्माण तो हुआ था हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होता है ग्लाइकोलाइसिस चक्र आपने पढ़ा था। और ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ था, ग्लाइकोलाइसिस में फॉर्मेशन ऑफ 10 ATP 10 ATP बनी थी, उसमें से 2 ATP का यूज हो गया था। यूज ऑफ ATP कितना, 2 ATP आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 10 ATP, टोटल ATP कितनी बनी ग्लाइकोलाइसिस में 10, जिसमें से 2 ATP का यूज हो गया, कितनी बन गई 8 ATP। तो टोटल ATP जो होती है वो 8 ATP हमारे। तो जो शोषण होता है, शोषण के अंदर आपको ध्यान रखना है ग्लाइकोलाइसिस में 10 ATP का निर्माण होता है, जिसमें से 2 ATP का यूज हो जाता है और 8 ATP बचती है। तो आपको ध्यान रखना ही है कि 8 ATP को हमारे को ग्लाइकोलाइसिस से मिली है। अब पायरिक एसिड जो होता है, यानी कि आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम उत्पाद होता है वो अंतिम उत्पाद होता है 2 पायरिक एसिड,
यहाँ पर एक पायरिक एसिड से हमारे को कितनी एटीपी मिलेगी, फिर सेम टू सेम हम दूसरे पायरिक एसिड से एटीपी की गणना कर लेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर NADH2, जहाँ भी डीहाइड्रोजनेज एंजाइम काम में आ रहा है वहां हमारे को ये देखना है कि NADH2 कितनी है। देखो एक NADH2 यहाँ है, ठीक है। आपको ध्यान रखनी है कि NADH2 जो होता है ध्यान रखना, एक NADH2 में 3 एटीपी होती है। FADH2 में फैटिक एटीपी डाइहाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 एटीपी, ये आपको जानना चाहिए। एक NADH2 में 3 एटीपी और एक FADH2 में 2 एटीपी। GTP गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट 1 एटीपी, 1 एटीपी। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, तभी आप एटीपी गणना कर सकते हो या एटीपी कैलकुलेशन ऑफ एटीपी कर सकते हो। कैसे देखो, यहाँ पर पायरिक एसिड जो होता है वो एसिटाइल कोएंजाइम में बदल रहा है। यहाँ पर हमारे पास एटीपी बन रही है 3 एटीपी, यानी कि एक NADH2, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, एक यहाँ बन रही है आइसोसिट्रिक एसिड जो होता है वो आइसोसिट्रिक डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में आइसोसिट्रिक डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सैलोसक्सेनिक अम्ल में बदल रहा है। तो यहाँ भी हमारे को एटीपी लाभ हो रहा है, यानी कि 3 एटीपी हमारे को मिल रही है, ठीक है। इसी प्रकार ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड जो होता है वो किसमें चेंज हो रहा है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में। और अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड अल्फा कीटोग्लूटेरिक डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदल रही है, चेंज किसमें हो रहा है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड सक्सिनाइल कोएंजाइम में बदल रहा है। तो यहां भी हमारे को एटीपी लाभ हो रहा है। आगे देखिए, सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्सिनिक एसिड में चेंज हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, GTP प्लस IP इनऑर्गेनिक फास्फेट GTP गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल रहा है। तो यहाँ भी हमारे को एटीपी लाभ हो रहा है, क्लियर। आगे चलें, सक्सिनिक एसिड जो होता है वो फ्यूमेरिक एसिड में बदल रहा है। तो फ्यूमेरिक एसिड में बदल रहा है, एंजाइम कौन सा है, सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेज, ठीक है। यहाँ अपने को एटीपी लाभ, यहाँ देखिए FADH2 में बदल रहा है, तो यहाँ भी हमारे को एटीपी लाभ हो रहा है, क्लियर। आगे चलें, फ्यूमेरिक एसिड जो होता है मैलिक एसिड में फ्यूमेरेज एंजाइम काम में आ रहा है, और मैलिक एसिड किसमें चेंज हो रहा है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में। तो यहाँ एंजाइम कौन सा है, मैलिक डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। तो डीहाइड्रोजनेज आ रहा है, तो यहाँ भी हमारे को एटीपी लाभ हो। आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि जहां डीहाइड्रोजनेज एंजाइम आ रहा है वहां हमारे को एटीपी लाभ होगा। अब टोटल एटीपी हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि वह टोटल एटीपी कितनी हुई। देखो यहाँ पर NADH जोड़ते हैं अपन, 1 2 3 4, तो कितने हो गई, 4 NADH, 4 NADH कितना हो गया, 4 × 3, क्योंकि एक NADH2 में एटीपी कितनी होती है,
3। NADH2 कितने हैं? 4। 4 के 12 क्लियर। तो यहां पर क्या होगा? 4 NADH2 बने। एक NADH2 में एटीपी होती है 3, तो 4 × 3 4 के 12 एटीपी तो ये होगी। नेक्स्ट आगे चलें, FADH2। एक FADH2 है, FADH2 एक है, 2 एकम 2 यानी कि 2 एटीपी। क्योंकि FADH2 में एटीपी कितनी होती है? FADH2 में एटीपी 2, NADH2 में एटीपी 3। चलो आगे चलते हैं। जीटीपी में बताया था मैंने, एक एटीपी होती है, क्या हो जाएगा? 1:1 एक एटीपी। टोटल एटीपी काउंटिंग कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं इनको, 14 आ 15 एटीपी टोटल। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि क्रेब्स साइकिल में एक पायरिक एसिड से 15 एटीपी बनती है। तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरिक एसिड बने थे, 2 पायरिक एसिड बने थे, तो यहाँ पर टोटल कितनी एटीपी बनेगी? यानी कि एक पायरिक एसिड से 15 बन रही, तो सेम टू सेम दूसरे पायरिक एसिड से भी 15 ही बनेगी। तो कितने हो गए? देखो, दूसरा पायरिक एसिड है, उससे भी 15 बनेगी, तो टोटल 30 एटीपी। क्लियर? बिल्कुल इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान से समझें, कैलकुलेशन आप बिल्कुल तरीके से समझ लें। एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर NADH2 में 3 एटीपी होती है, तो NADH2 इस पूरे चक्कर में 4 जगह बन रही है, तो 4 × 3 4 के 12 एटीपी। FADH2 में एटीपी होती है 2 और एक ही जगह है, तो यहाँ पर 1 यानी कि 1 × 2 यानी कि 1 × 2 बराबर 2 एटीपी। यहाँ पर GTP 1 × 1 = 1 एटीपी। तो कहने का मतलब एक पायरिक एसिड से हमारे पास 15 एटीपी बनती है, तो दूसरे पायरिक एसिड से, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरिक एसिड बनते हैं, लास्ट में अंतिम उत्पाद 2 पायरिक एसिड है, तो दूसरे पायरिक एसिड से भी 15 एटीपी बन जाएगी। तो टोटल जो है वो कितनी एटीपी बनेगी? 30 एटीपी। यानी कि यहाँ पर 30 एटीपी का निर्माण हो रहा है। अब 8 एटीपी आप वाली ग्लाइकोलाइसिस वाली, 8 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस वाली, 8 एटीपी जो ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज का जो विखंडन हुआ था उसमें, तो यहाँ टोटल 38 एटीपी का निर्माण। तो आपको ध्यान रखना है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से टोटल हमारे को एटीपी मिलती है 38 एटीपी। अगर ग्लूकोज का एक अणु है, उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से 38 एटीपी का निर्माण होता है। यह आपको ध्यान रखनी है। इसमें आपको 2 साइकिल इंपोर्टेंट है। एक साइकिल तो आपका हो गया है कि वो ग्लाइकोलाइसिस में आपको बता देंगे कि ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 10 एटीपी बनती है और उसमें से 2 एटीपी यूज हो जाती है, बचती 8 एटीपी। 8 एटीपी तो आपकी ग्लाइकोलाइसिस वाली है और 15 30 एटीपी इसकी होगी, तो टोटल एटीपी 38 एटीपी बनती है। यह आपको ध्यान रखना है। तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 38 एटीपी का निर्माण होता है, ये चीज आपको जो है बतानी है, ठीक है। तो ये क्रेब्स साइकिल होता है। क्रेब्स साइकिल में आपको ये चीजें सारी नोट करनी पड़ेगी, इन चीजों को समझना है। आपको प्रोडक्ट ध्यान रखने हैं बस जैसे पायरिक एसिड है, उससे एसिटाइल कोएंजाइम बना, एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन युक्त होता है। इसी प्रकार यहाँ पर पायरिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आता है। पायरिक डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम काम में आता है
और एसिटाइल कोएंजाइम के दो दो कार्बन होता है, और इसका जो पहला प्रोडक्ट होता है वो सिट्रिक एसिड है। ठीक है, इसीलिए क्रेब्स चक्र को हम सिट्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि भाई सिट्रिक एसिड सिस एकोनिटिक अम्ल में चेंज होता है, सिस एकोनिटिक अम्ल आइसोसिट्रिक एसिड में चेंज होता है। आइसोसिट्रिक एसिड जो होता है वो ऑक्जेलो सक्सिनिक अम्ल में चेंज होता है। ऑक्जेलो सक्सिनिक अम्ल अल्फा ग्लूटेरिक एसिड में चेंज होता है। अल्फा ग्लूटेरिक एसिड जो होता है वो आपको ध्यान रखना है सक्सिनिक कोएंजाइम में बदलता है। सक्सिनिक कोएंजाइम जो होता है सक्सिनिक अम्ल में बदलता है। सक्सिनिक अम्ल जो होता है फ्यूमेरिक अम्ल में चेंज होता है। फ्यूमेरिक अम्ल मेलिक अम्ल में, मेलिक ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में, यह आपको ध्यान रखना है। तो प्रोडक्ट जो है वो मेन है। इसी प्रकार इसमें एंजाइम को आप ध्यान रखो, कहाँ पर हमारे को डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में लेना है, कहाँ पर एनएडी, जहाँ भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आता है वहाँ आपको क्या करना है, एनएडी से एनएडी का निर्माण करना है। ठीक है, तो ये आपका जो है टोटल क्रेब्स साइकिल है। नेक्स्ट आगे क्लियर। इसके बाद में अगर बात करें हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस, हिंदी में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र में हो जाता है, परंतु हमें ऊर्जा जो मिलती है वो NADH2 और FADH2 के ऑक्सीकरण के बाद मिलती है। यानी कि ईटीएस चक्र में NADH2 और FADH2 का ऑक्सीकरण होता है और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। यानी कि इस चीज को हम यूं भी समझ सकते हैं कि श्वसन में जो वापसी क्रिया होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक वाहक से दूसरे वाहक में एक क्रमबद्ध रूप में पहुंचते हैं। इनके पहुंचने को ही हम इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहते हैं। देखिए कैसे होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है, स्टार्ट करते हैं अपन। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स में NADH2 चेंज किसमें हो रहा है, NAD में। मैंने बताया कि ऑक्सीकरण, हम ऑक्सीकरण पढ़ रहे हैं, यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में ऑक्सीकरण, इस ऑक्सीकरण से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर जो आंतरिक झिल्ली होती है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वहां पर पेल्विन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN पाया जाता है। पेल्विन मोनोन्यूक्लियोटाइड जो होता है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। इसके बाद में यहाँ यानी कि संकुल फर्स्ट में आ जाता है। आपको संकुल का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 संकुल होते हैं। तो यहाँ संकुल फर्स्ट में आ जाते हैं। संकुल फर्स्ट में आपको ध्यान रखना है पेल्विन मोनोन्यूक्लियोटाइड है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यूबीक्विनोन ऑक्सीडेटेज के पास पहुंचते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज हमारे को एक ध्यान रखना है, यानी कि ये कह सकते हैं कि सक्सिनिक अम्ल जो होता है वो फ्यूमेरिक अम्ल में चेंज हो रहा है। यानी कि संकुल सेकंड की बात हो रही है। संकुल सेकंड में क्या हो रहा है, सक्सिनिक अम्ल फ्यूमेरिक अम्ल में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर क्या कर रहा है, FADH2 में जा रहा है। यहाँ पर FADH2 से इलेक्ट्रॉन यूबीक्विनोन के पास पहुंचता है। यूबीक्विनोन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम 20 यानी कि संकुल थर्ड में पहुंचता है। देखो इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर FAM के पास आ गया, फिर यूबीक्विनोन के पास आ गया, यहाँ यूबीक्विनोन के पास आ गया। इसी
टाइम संकुल सेकंड के अंदर सब्स्टिट्यूट में जो होता है वो फ्यूमेरिक अम्ल में चेंज हो रहा है, तो फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, वो फैब्रिक एडेनिन डाई हाइड्रोजन के पास पहुंच जाता है, यानी कि एफएडी के पास पहुंच जाता है। एफएडी से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेगा, ड्यूटेरियम के पास पहुंचेगा, यानी कि दोनों से इलेक्ट्रॉन संकुल थर्ड में आ जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर संकुल थर्ड में क्या हो रहा है, यहाँ पर साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम बी के पास इलेक्ट्रॉन आएगा, तो साइटोक्रोम C1 के पास इलेक्ट्रॉन आएगा। क्लियर। इसके बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो साइटोक्रोम सी से होते हुए संकुल 4 में पहुंच जाते हैं। संकुल 4 में क्या है, साइटोक्रोम ए और A3 के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, यानी कि यहाँ से आपको ध्यान रखना है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन संकुल फर्स्ट से स्टार्ट होकर संकुल फोर्थ तक पहुंचते हैं। मतलब संकुल 1 से स्टार्ट होकर इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होकर कहाँ पहुंचा, संकुल 4 में पहुंच गया, यानी कि साइटोक्रोम A और A3 के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है। यहाँ पर हमारे को एक ध्यान वो रखना है कि संकुल 5 के 2 घटक होते हैं, एक तो F0 और F1। आपको ध्यान रखना है संकुल 5 के 2 घटक हैं, F1 और F0। यहाँ हमारे को एक ध्यान रखना है कि ADP प्लस IDP से क्या बन जाता है, ATP। ध्यान रखना है ATP यानी कि ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, एक ये हमारे को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन संकुल फर्स्ट से स्टार्ट होकर संकुल 4 तक पहुंचते हैं और हमें एटीपी ऊर्जा मिलती है। यहाँ हमारे को एक चीज ध्यान रखनी है कि NADH2 जो होती है, NADH2 में हमारे पास 3 एटीपी मिलती है, और FADH2 जो होती है, FADH2 जो होती है उसमें 2 एटीपी मिलती है। यह आपको ध्यान रखनी है। ETS साइकिल में तो हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है और एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा मिलती है। ये है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ठीक है, इसके बाद में आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।